आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। भारत को जीतने के लिए चाहिए केवल 4 रन। अगली गेंद उठाकर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, ये दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जोरदार जवाब महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और भारत विश्व। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। राउंड 2 ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान विल बी प्लेड टुमारो एट 3 p.m. Indian Standard Time. Welcome back once again on your favorite show of YouTube regarding sports, खेल की बात, रेडियो टशन के साथ। With me, as always, number of guests today to discuss India versus Pakistan, the battle of the year, the battle of the Asia Cup, second time in a row after a week or so. Mr. Mukesh ji from Ambala, Ram Kishan ji from Lucknow, Siddharth from Lucknow, and Mr. Samrat ji as well from UP. I'm not really confirmed about the place where he is right now. And as always, I am from Delhi. So welcome back, all of you on the show. Thank you. Thank you. Thanks. Now let's talk about the round 2 or group 2 matches, or Super 4 group B, or whatever you want to say. You can simply say it down in your words. Bangladesh versus Sri Lanka. The match is going on right now. Sri Lanka batted first, scored 257, 258 to win for Bangladesh. At one stage they were cruising that after loss of 4 wickets for 128 or 130 at one stage. Now, as the right information as Mukesh ji shared, Bangladesh needing 60 odd runs from 40 balls. What do you think, guys? Is it going to be a twist in the game, और आपको क्या लगता है मुकेश जी, बांग्लादेश कहाँ खत्म करेगी? नहीं, बांग्लादेश स्कोर को नहीं चेज कर पाएगी। हालांकि उनका एक प्लेयर 82 पे नॉट आउट खड़ा है और मुझे नाम तो याद नहीं है खैर उसका, क्योंकि मैंने मैच देखा ही नहीं है। रामकृष्ण जी, क्या लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर से मेरे हिसाब से हमें इस बात पे नहीं आना चाहिए कि बांग्लादेश चेज कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि किसी के माइंड में ये सवालिया निशान तो तब भी नहीं था जब मैच शुरू हुआ था, है ना। और अब तो कर ही नहीं पाएगा, जाहिर तौर से ऐसा लगता ही है। कोई चमत्कार ही हो जाए तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। टॉड हृदय जो खेल रहे हैं, बहुत अच्छा अंडर 19 करियर है उनका और बहुत पोटेंशियल है। ये यदि एशिया कप की 2 पारियां छोड़ दी जाएं तो बहुत कमिटमेंट दिखा है इस खिलाड़ी में निश्चित तौर से। और जो साझेदारी हुई 5वें विकेट के लिए मुशफिकुर रहीम और टॉड हृदय के बीच, वो बड़ी शानदार साझेदारी थी, जिसका अंत बड़ी नाटकीय अंदाज में हुआ। खैर, इस पे नहीं जाएंगे। और एक चीज और बस जोड़ना चाहता हूँ, बांग्लादेश को इस एशिया कप से काफी प्लस पॉइंट मिले हैं। पहले बांग्लादेश की सलामी जोड़ी तमीम इकबाल, सौम्य सरकार, लिटिन दास इन पे निर्भर रहती थी, लेकिन उनको एक और सितारा मिला है, मेहंदी हसन मिराज, जो गेंदबाजी बड़ी स्मूथली कर सकता है। यदि विकेट में थोड़ी जान है, थोड़ी स्पिन है, तो अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। और बल्लेबाजी में तो जो कॉन्फिडेंस उसके आया है ना, वो कॉन्फिडेंस के तो क्या ही कहना, वारे न्यारे हो गए जी। Yes, right now 33 balls, 53 runs, 8 wicket down. Little impossible, but again, as you said, cricket is a great game of great uncertainty. Anything can happen at any point of time. Samrat ji, do you think any charisma is going to happen? कुछ करिश्मा होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि अभी राम किशन जी ने कहा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और भारत के साथ ऐसा एक बार हो भी चुका है। बांग्लादेश ने जब इंडिया को, अभी नवंबर दिसंबर की बात है, आई थिंक 183-84 रन जो भी बनाने थे, तो 88 पे बांग्लादेश ने 8 विकेट खोए थे, फिर वहां से भी इंडिया मैच हार गया था। राइट, तो हो सकता है, बट बहुत मुश्किल। श्रीलंका और इंडिया में अंतर जो है वो बहुत है। देखिए, अफगानिस्तान भी लग रहा था कि जो 291 रन आई थिंक बनाने थे उनको 37.1 ओवर में, यस, उन्होंने काफी हद तक कमबैक किया। लेकिन देखिए, वहां से जो 2 विकेटें
धनंजय ने निकाली, महेश तीक्षणा ने जिस तरह से गेंदबाजी की, और तो और वो लक्ष्य बड़ा था। लेकिन आप देखिए 258 और फिर भी उसमें भी उतनी अच्छी बॉलिंग, बहुत मुश्किल। सिद्धार्थ, बांग्लादेश के लिए पॉजिटिव्स इस एशिया कप से, क्योंकि बहुत अच्छे कुछ बैट्समैन मिले इनको, जैसे अभी रामकिशन जी बोल रहे थे, तौहीद करके एक नया नवेला नाम, और बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। क्या लगता है बांग्लादेश कुछ पॉजिटिव लेके जाएगा? सिद्धार्थ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? It looks like there is some technical issue. Now come back to जी बहुत पॉजिटिव, बहुत कुछ मिल सकती है, क्योंकि एक नई टीम है, उभरती हुई टीम है, सीखेगी ही अपना। अगर थोड़ा मिस्टेक करेगी तो आने वाले जो मुकाबले हैं उसमें सीखेगी बहुत अच्छे से। बहुत अच्छी टीम है, मेहनती टीम है, हमने कई बार देखा है। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि बांग्लादेश ने इंडिया को हराया और बड़े बड़े देशों को हराया इन्होंने अपनी धरती पर। तो बहुत अच्छी टीम है। जो मेहदी हसन मिराज हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रदर्शन अपना किया, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और मुश्फिकुर रहीम एक अनुभवी खिलाड़ी है, जो कि इन्हें बहुत सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस टीम को। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जब रिटायरमेंट लेंगे तो ये बहुत कुछ देकर चले जाएंगे अपनी टीम को, और जो खिलाड़ी हैं उनको काफी ज्यादा मोटिवेट करेंगे। Rightly said, actually. Mushfiqur Rahim and Shakibul Hasan, these are the two pillars right now. If we look at the World Cup in line, in the month of October, it will be started, where India will also play against Bangladesh at some stage. Now, coming back to the match, which is the battle of the year, battle of the tournament, India versus Pakistan, round 2. Round 1 was not completed because of rain. 266 was scored by India after losing 4 quick wicket on 66. Good partnership between Ishant Kishan and another batter. What I can say, who was the batter? Ishant Kishan and anybody? Hardik. Yes, Hardik Pandya, the rising star, the upcoming captain, according to me, as news is coming that he is going to be upcoming captain for India side. Now, चलो डिस्कस कर लेते हैं भाई। चलो पहले आप लोग, आज मैं सोच रहा हूँ डिस्कस बाद में करें, पहले थोड़ा किससे बताएं। आपके पास इंडिया पाकिस्तान, मुकेश जी से शुरू करेंगे। मुकेश जी से। नहीं, इंडिया पाकिस्तान का किस्सा तो खैर बाद में शेयर करेंगे। मैं तो आप लोग आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी कहा कि करिश्मा इंडिया के साथ इसलिए हो गया था क्योंकि हमारे यहाँ करिश्मा नामक लड़कियां पाई जाती हैं। ये पाकिस्तान बांग्लादेश में पाई नहीं जाती ना, तो वहाँ करिश्मा कैसे हो सकता है? ब्यूटीफुल। हाँ, वहाँ सीमा नाम की भी लड़कियां होती है, वो भारत चली जाती है, तो फिर जो थोड़ी मोड़ी ना क्या, तो फिर करिश्मा सिर्फ हमारे साथ ही हो सकता है उनका। ऐसा है ना, देखो ऐसा है, पहले गोलियां आती थी, अब डोलियां आती हैं। चलो हो चुके मैच के बारे में बात करते हैं। देखो, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था मार्केटिंग के हिसाब से चलता है। इंडिया की 4 विकेटें गिरी, बहुत मतलब अच्छे तरीके से 66 रनों 66 पे गिर गई थी। आप लोगों ने सभी ने मैच बहुत पास से देखा होगा, मतलब हाँ, पाकिस्तान का मैच कौन ही मिस करेगा। हाँ, किसी ने मिस नहीं किया ना। तो आप लोगों को ये जाए तो बात है। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वो पार्टनरशिप थी ना इन लोगों की, अगर मैं ये कहूँ कि लगवाई गई थी तो ये कोई गलत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि स्पिन बॉलर उनको दिए गए, जबकि फास्ट बॉलर के ओवर बच गए एंड में, और जब फास्ट बॉलर लगे तब इंडिया ऑल आउट भी मतलब एक तरीके से हो गई है। तो बात ये है कि इनको खेलने का मौका, या तो उनकी खराब कैप्टनशिप थी जो पाकिस्तान के कैप्टन ने की, वो बहुत ही खराब कैप्टन। मतलब ये तो कोई आम बंदा भी सोच लेगा, मतलब घरेलू मैच में भी, कि मेरे फास्ट बॉलर विकेट ले रहे हैं और मैं साझेदारी लगने दे रहा हूँ, उनको स्पिन बॉलर दिए जा रहा हूँ, और मेरे फास्ट बॉलर ओवर अंत में बच भी रहे हैं। मतलब सारे फास्ट बॉलर ओवर डाल भी नहीं पा रहे, और जैसे ही दोबारा फास्ट बॉलर आए फिर उन्होंने एकदम फिर विकेट निकाल दी। हाँ, तो शाहीन ने 2-3 एक ही ओवर में जो उसको दे ही नहीं रहे थे वो लोग। तो ये चीज थोड़ा मतलब थोड़ा सा मन में डाउट डालती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब ये तो बेवकूफ बंदे को भी समझ में आ जाती हैं। हम शायद अपने चैनल पे ओपन बोल रहे हैं, ये चीजें वो लोग नहीं बोलेंगे, पता नहीं हमें बोलनी चाहिए नहीं चाहिए। आपकी राय है,
आप स्वतंत्र हैं अपनी राय देने के लिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वहाँ के चैनलों में भी बहुत बोलते हैं लोग, ऐसा नहीं है। नहीं मतलब एक तरीके से बड़े खराब बड़े अपनी थी ना, कमेंट लोग खैर हम मतलब लोगों के बड़े हार्दिक comment पांड्या को हम सब मारते हैं। जानते हैं, मतलब पूरा वर्ल्ड जानता है, वीडियोस पता है, लोगों के पास वीडियो पड़े हैं हर एक मैच का, सबको पता है वो कभी भी फास्ट बॉलर को अच्छे से हैंडल नहीं करता। आपके फास्ट बॉलर पीक पे हैं, आप उनके ओवर घर लेके जा रहे हो, क्या करोगे उनके ओवरों का? इसका मतलब ये कि इंडिया पहले ऑल आउट हो सकती थी, मतलब बिल्कुल हो उन्होंने सकता पूरे लगातार स्पिन बॉलरों से कराया गया, सभी के स्पिन बॉलर इनको पड़ रहे हैं, तब भी नहीं हटा रहा था। मतलब अगर हम घर में मैच खेल रहे होते हैं ना छत के ऊपर, वहां भी हम सोचते हैं कि ये बॉलर विकेट लेते हैं, इसी को दे देंगे। नहीं, 100 पे इंडिया आउट हो सकती थी अगर 20 बॉलर बॉलिंग करते रहते तो 150 आई डोंट थिंक। और मैं अब आपको अगले मैच के बारे में बता देता हूँ कि अगला मैच आपकी पसंद का होने वाला है। मतलब आप लोग दोबारा गर्व करोगे कि आप इंडिया की टीम के सपोर्टर हो। मतलब कल का जो मैच होगा वो बहुत खतरनाक मैच होगा और आप कहोगे हाँ ये देखो यही है विराट कोहली और यही है रोहित शर्मा। तो अगला मैच ऐसा होने वाला है। अब मैच होता तो अपने चांसेस थे, क्योंकि देखो 36 ओवर में 226 चेज करने थे, 30 ओवर में 203 करने थे, 20 ओवर होता तो 155 करने थे। मैच अच्छा होता अगर होता। आप नेपाल के साथ देखो ना किस तरीके से खेले हो। आपने बॉलिंग टेस्ट की है, अच्छी बात है, फील्डिंग टेस्ट की है, अच्छी बात है, लेकिन किस टीम के सामने कर रहे हो और कितनी गलतियां कर रहे हो। मैं मानता हूँ कल आपको अलग ही टीम नजर आएगी। आप कल को शायद हमारा जो शो नया और रिकॉर्ड होगा उसमें आप ये कहोगे कि ये है टीम इंडिया। इस चीज के लिए मैं तैयार हूँ, आप कह सकते हो। लेकिन टीम अगर आपके सामने छोटी हो बड़ी हो, आपको अपना बेस्ट प्रदर्शन देना चाहिए। जैसे आप इंग्लैंड को देखते हो, इंग्लैंड अभी कैचिंग में फील्डिंग में नंबर 1 पे है और वो अपना हमेशा बेस्ट देते कोई टीम हो। और लोग भी खैर कुछ कहें। हाँ, मैं रामकिशन जी की राय जरूर लूंगा इस मुद्दे पर। रामकिशन जी बोले। जी, तो मैं सबको सुन रहा था, मैंने बहुत इत्मीनान से सबको सुना, क्योंकि मतलब मैं सोचता हूँ किसी के बीच में इंटरप्शन करना थोड़ा ठीक नहीं है। खैर, अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। सर्वप्रथम जहाँ तक जो पिछले मैच का हिसाब किताब की सबने बात की, पाकिस्तान के बीच जो 66 पे 4, मैंने आपके शो में ही कहा था यदि भारत के 4 विकेट जल्दी गिरते हैं और पाकिस्तान के 4 विकेट जल्दी गिरते हैं तो उनमें मैंने आपको डिफरेंस समझाया था और वो डिफरेंस भारत का बिल्कुल हूबहू वही निकला जो मैंने कंपैरिजन किया था। अच्छा, दूसरी बात, अब चाहे लोग ये कह लें कि करवाया गया, चाहे लोग ये कह लें कि ऐसा हुआ वैसा, लेकिन सच ये है कि बाबर आजम की कप्तानी का फॉल्ट था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में अंतिम ओवरों की कैलकुलेशन घूम रही थी कि ऐसा ना हो कि अंतिम में बहुत ज्यादा रन पड़ जाए। यदि शायद एन केन प्रकारेण यदि विकेट नहीं मिले तो उनके दिमाग में शायद वो कैलकुलेशन घूम रही होगी और वो गलत साबित हुई और आखिरकार शाहीन ने आके वो विकेट चटकाई। लेकिन तब तक ईशान किशन और हार्दिक पांड्या अपना काम कर चुके थे शायद, और 266 अराउंड बनाए रन तो काफी थे मेरे हिसाब से। यदि मैच होता तो मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैच 60-40 होता, 60 इंडिया के फेवर में, 40 पाकिस्तान के फेवर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आधा गिलास खाली था, आधा गिलास भरा हुआ था। इसका मतलब भारत ने बोर्ड पे रन लगा दिए थे और उनको रन लगाने थे। और रही बात नेपाल वाले मैच की, तो उससे भी मैं अपनी राय जरूर दूंगा। नेपाल वाले मैच पे दरअसल भारत की एक आदत है कमजोर को कमजोर की तरह हैंडल करना और मजबूत टीम को मजबूत के साथ हैंडल करना। ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले की आदत है और कहीं ना कहीं इसमें सुधार मैं भी देखना चाहता हूँ। लेकिन वो जो चलता आ रहा है बरसों पुराना वो जो रवैया है वो निरंतर जस का तस बना हुआ है, एक दुख का भी ये कारण है। खैर, अब कल के बारे में जो बताया आदरणीय मुकेश जी ने, मैं भी अपनी राय देना चाहता हूँ। जो आर प्रेमदासा स्टेडियम में जो मैच होगा बिल्कुल रनों से भरी हुई पिच है और विराट कोहली का वहां सिक्का चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कल चले तो हैरान ना होइएगा, यदि ना चले तो वो शाहीन, रऊफ और नसीम की एक और कामयाबी होगी। तत्पश्चात नवाज कल नहीं खेलेंगे, ये बिल्कुल तय हो चुका है। तो 4 पेसर के साथ जाएंगे और
फाइनल पंच मारने की तैयारी में पाकिस्तान रहेगा, लेकिन फिर मजा आने वाला है जी। हाँ तो सर आप ये कहो ना, चले तो हैरान ना होइएगा और ना चले तो परेशान ना होइएगा। Absolutely. You know, what India can do in tomorrow's match, they can hammer Pakistan. Then we will be able to record another show that, yes, India bounced back beautifully. They scored 350 plus runs and then beat Pakistan by 100 runs, whatever. तो ये कल की हेडलाइंस हो सकती हैं अगर ऐसा कुछ हुआ। खैर, आपने कहा विराट कोहली का सिक्का चलता है कोलंबो में, नो डाउट ही इज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ हिज टाइम। अभी मैं नहीं कहूंगा बिकॉज अभी उनका एरा शायद धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आप में से कई हो सकते हैं जिनकी राय मेरी राय से अलग हो सकती है। सचिन का भी एक दौर था और वही एक जमाना कोहली का था, अब शायद उसमें बहुत हद तक कमी आई है। वो कई वर्षों के बाद शतक देखने को मिला। खैर, देखो पाकिस्तान को समझ में आ गया, एटलीस्ट देर आए लेकिन दुरुस्त आए। 4 पेसर ले लिए उन्होंने। मुकेश जी, आपकी बात जो कह रहे थे अभी आप कि स्पिनर को खिला दिया, तो उनको ये आज से पहले ही पता होना चाहिए कि भारत सब कॉन्टिनेंटल टीम है, एशिया की टीम है, स्पिन को अच्छा खेलती है वर्षों से, आज से नहीं। तो ये पाकिस्तान के दिमाग में क्यों नहीं आया बाबर आजम के कि जी 4 विकेट हमने ले लिए, चलो फास्टर से कंटिन्यू कराते हैं। और अल्टीमेटली हुआ क्या लास्ट में, एट द एंड ऑफ द डे उनके पास जो फास्ट बॉलर्स थे उनके ओवर्स जो थे वो बैग में रह गए। उसका क्या, कुछ नहीं। उसको ऐसा तो नहीं कैरी फॉरवर्ड कर लें आप, कोई 2 GB डेटा की तरह तो है नहीं कि जी वोडाफोन देता है आजकल कि जी महीने भर में अगर आपने नहीं यूज किया तो अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ऐसा कुछ तो था नहीं, रिव्यू में ऐसा कुछ नहीं होता। तो लोग रिव्यू भी नहीं लेते हैं कई बार, और कई बार ओवर फास्टर के बचा लेते हैं, पता नहीं क्या मिलता। खैर, सम्राट जी आपकी राय पहले तो पिछले मैच पर और उसके बाद कल के मैच के बारे में आपकी क्या सोच है, इस पर मैं टॉपिक वाइज आऊंगा। देखिए ऐसा है कि पिछले मैच में जहाँ तक की बात है कि जो हमारे 5वें विकेट के लिए साझेदारी लगी तो वो बैट्समैन थे दोनों, उस हिसाब से। और बाबर आजम ने जो पूरे ओवर नहीं कराए अपने तेज गेंदबाजों से, और यही आई थिंक कि T20 विश्व कप जब दुबई में शारजाह मैच है तो वहाँ ऐसा ही किया था। आसिफ अली जो 4 विकेट ले जा रहे थे, 14-15 ओवर के अंदर उनके पूरे 4 ओवर करा रहे, और फिर वहां से जो हुआ वो आप सभी जानते हैं। मैथ्यू वेड याद रखे जाएंगे जब भी चर्चा चलेगी। तो ये कमजोरी है पाकिस्तान की। और हाँ, कल की जहाँ तक बात है तो कल रामकिशन जी जैसा कह रहे हैं कि रनों से भरी पीछे कोलंबो के यार प्रेमदासा में रन भी बनते हैं। आज भी लग रहा था कि ये श्रीलंका शायद बड़ा स्कोर करेगा, बट अनफॉर्चुनेट कि ऐसा नहीं हुआ। और एक दुविधा थोड़ी सी और है कि कोलंबो में कैंडी से ज्यादा बारिश होती है। ये नहीं अगर आए तो मैच फुल देखने को मिल सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हम लोग टैलेंडर्स आउट नहीं कर सकते ना, उसमें मेन चीज की सुधार की जरूरत है। जैसे नेपाल से ठीक है हार जीत अपनी जगह, लेकिन अगर वो शमी सिराज जैसे गेंदबाज होते हुए 230 लगा जाए तो बहुत बड़ी बात है, जीत है अपने आप में, जहाँ तक हम ऐसा मानते हैं। तो कल भी यही है कि जो भी टॉस जीते पहले बैटिंग करें। हम कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह सकते कि नहीं मैच इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि खेल है, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, टैलेंडर्स जो भारत नहीं आउट कर पाता वो सुधार करने की जरूरत है। और ओपन ठीक है कि आपका ओपन जो भी है जी। सिद्धार्थ जी आपकी राय पिछले मैच पर और कल जो होने वाला महामुकाबला है उस पर। जी बिल्कुल, हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो फिलहाल अभी हम बस ज्यादा ओपनर से भी शिकायत नहीं करेंगे और ना ही नंबर 3-4 के बल्लेबाजों से भी ज्यादा शिकायत नहीं करेंगे। खैर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या तो बहुत अच्छी साझेदारी की, लेकिन हम शिकायत करेंगे रविंद्र जडेजा और जो भी टीम में थे नीचे के बैट्समैन, तो उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी थी, जो भूमिका थी, उन्होंने अपनी नहीं निभाई थी। ये आप सभी को मानना पड़ेगा, हम सभी को। जो उनकी जिम्मेदारी थी कि अंत तक टिके रहें और जो भी 10-12 बॉलें लास्ट में बची थी वो अगर फेस कर लेते तो ये जो स्कोर 266 है, ये स्कोर लगभग 300 जा सकता था आराम से। लेकिन खैर उसके बाद फिर मैच भी नहीं हुआ, वो तो मैच बारिश ने जीत लिया था। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि उम्मीद है मुझे कल के मैच में कि जो गलतियां भारत ने पिछले मैच में की है
बल्लेबाजी से, तो उससे सीख कर और अगले मैच में अपना जो है उससे सीखे, पाकिस्तान के सामने बहुत अच्छे से बल्लेबाजी करें। रोहित शर्मा, शुभमन गिल पर एक बार फिर से काफ़ी नज़रें होंगी, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, इन पर बहुत ज़्यादा नज़रें हम सभी की होंगी कि ये इनका जो प्रदर्शन है वो कैसा कल के मुकाबले में होता है। और जहाँ तक नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया था रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने। इन्होंने बहुत अच्छी साझेदारी की, 143 रनों की वो बहुत अच्छी साझेदारी रही। तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, ओपनर फॉर्म में आ गए। रन तो रन होता है, वो चाहे छोटी टीम के खिलाफ आए चाहे बड़ी टीम के खिलाफ आए, जहाँ तक का मेरा मानना है। और हम कल की मैच में यही जो अनुमान है अपना हम लगाएंगे कि कल के मैच में इंडिया के साथ हम है, इंडिया कल का मैच जीतेगी और इंडिया ऑल राइट। उम्मीद हम कर। अच्छा मुकेश जी, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारत पाकिस्तान के मैच पर, तो बड़ा जरूरी है कि विश्व कप आगे आने वाला है और ऐसे में भारत का 4-5 नंबर का जो समस्या है वो कई वर्षों से लगातार चली आ रही है। युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना एक जमाने में हुआ करते थे। राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन के आसपास का जमाना वो था, वहां भी प्लेयर्स अच्छे थे आपके पास 4-5 नंबर पर। क्या आपको लगता है, मैं पिछले मैच में भी यही सवाल कर रहा था, क्या आपको लगता है श्रेयस अय्यर की एक जगह फिक्स कर देनी चाहिए या फिर उन्हें सिचुएशन के हिसाब से ही बैटिंग करानी चाहिए जैसा पिछले मैच में आपने देखा? चलो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप ये बताओ इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो हुआ उसमें इंडिया की क्या प्रॉब्लम्स थी, मतलब क्या सिस्टम मतलब इंडिया ने खराब किया, क्या उनको ठीक रखना चाहिए था? दे वर एक्चुअली मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड नहीं है अगर मैं बताऊं। रौफ का खौफ नजर आया, शाहीन अफरीदी की जबरदस्त बॉलिंग। मुझे लगता है भारत जो प्रैक्टिस करता है यहाँ पे भारतीय पिचों पर या और भी जगहों पर जाता है, उनके पास जो बॉलर है वो 130-35 के बॉलर्स हैं भारत के पास। बुमराह कई बार फिट नहीं रहते हैं, 140 के आसपास जरूर जाते हैं, लेकिन और अचानक से आपको 140-50 की गेंदें जब खेलने को मिलती है बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके पास तो पहले तो आपको बॉलर्स वैसे रखने चाहिए जिनसे आप प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट उमरान मलिक को आप भले ना खिलाएं टीम में, एटलीस्ट उन्हें बैकअप बॉलर में तो रखें, प्रैक्टिस में तो रखें उनको, ताकि आपको गेंदों का कम से कम गेंदों का अंदाजा रहे कि हाँ जी इस स्पीड पे गेंद आएगी तो हमें ऐसे रिएक्ट करना है। शॉर्ट बॉलों की समस्या भारत के कई बैट्समैनों के साथ लगातार चली आई है और वो आज भी है। हालांकि रोहित शर्मा कई बार छोटी गेंदों पर पुल अच्छा खेलते हैं, छक्का जरूर लगाते हैं, लेकिन वो आउट भी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ओपनिंग बैट्समैन हो या फिर 3-4 नंबर के जो बैट्समैन हो, बहुत डरे डरे से लग रहे थे, बहुत ज्यादा प्रेशर में खेले। शायद ये जनता का प्रेशर या फिर मैनेजमेंट का प्रेशर या फिर खुद उन्होंने प्रेशर अपने आप ओढ़ लिया, ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत प्रेशर में ऐसा लगा मुझे क्यों खेल रहे थे। ये ठीक करनी होगी। नहीं, जो ये जो स्टाइल है ना, इंग्लैंड वाला स्टाइल है, 8 नंबर तक बल्लेबाजी रखने वाला, हाँ, बेसबॉल क्रिकेट शूट नहीं करता, क्योंकि जो ठाकुर साहब एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं होता। ठाकुर उस तरह का बल्लेबाज नहीं है ना। ठाकुर साहब को आपने रखा है, इससे अच्छा मोहम्मद शमी, सिराज, जसप्रीत बुमराह और इन सबको इकट्ठा खिलाओ और अच्छी बॉलिंग रखो, बैट्समैन का काम रखो, तो बाकी बैट्समैन अपनी जिम्मेदारी समझ के खेले। 50 ओवर का मैच है भाई, 20 नहीं है कि आप आते जाओ मारते जाओ आते जाओ मारते जाओ, वो तो होगा नहीं ना। आप 8 नंबर तक बल्लेबाजी रख के चल रहे हो और आप सोच रहे हो इंग्लैंड वाले स्टाइल में। इंग्लैंड वाले तो 400 लगा देंगे किसी दिन, वो तो खेलते ही सारे तेज है, उनके बल्लेबाज बॉलर पता ही नहीं चलता कौन बल्लेबाज कौन बॉलर। हाँ, वो तो तगड़ा खेलते हैं, आप उनकी कॉपी नहीं कर सकते हो। रोहित शर्मा शायद इंग्लैंड के बड़े फैन है, मुझे ऐसा लगता है, तो वो उन्हीं की स्टाइल में मतलब ये कॉपी कर रहे हैं कि ठाकुर साहब को खिला रहे हैं। पर मुझे ठाकुर का खेलना बनता नहीं है मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनली व्यू है कि ठाकुर साहब की जगह बनती नहीं है। एक अच्छा प्रॉपर बॉलर खिलाओ। अगर आप खुद 300 बना रहे हो तो अगली टीम को 200-250 पे अलाउट करने की कोशिश करो, वो जब ही होगा जब अच्छे बॉलरों को खिलाओगे। मैं खैर इंग्लैंड जैसे नेपाल के सामने बॉलिंग की, हो सकता है चलो जैसे इन भाई साहब ने कहा कि हम कमजोरों के साथ कमजोरों की तरह खेलते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि हम छोटी टीमों को सीरीज कभी लेते ही नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त है, देखा जाएगा जो होएगा। मैं इसको ये मानता हूँ क्योंकि आप देश के लिए खेल रहे हो और आपको कभी भी इस सीरियसनेस खत्म नहीं करनी चाहिए। आपके सामने चाहे कोई भी हो, अगर आप इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको अच्छे से करना चाहिए। ये आपने मेरे सवाल किया, वो काउंटर जवाब ये था। मैं 4 नंबर के बारे में आपसे पूछ रहा था। मैं वो बता रहा हूँ।
4 नंबर पे ना ये लोग किसी को लगातार मौका दे ही नहीं रहे हैं, मतलब ढंग से। जैसे कि आपने अंबती रायुडू के बारे में पता ही है, बहुत अच्छा मौका दिया, उसको खिलाया, धोनी की सपोर्ट की वजह से जैसे मर्जी खिलाया मतलब, लेकिन जब वर्ल्ड कप आया तो उसको स्कीम से ही बाहर दिया। वो उसने एक भेजा भी था ना, मतलब मैसेज की मैंने 3D चश्मे मंगवा लिए हैं वर्ल्ड कप देखने के लिए। वो फुल तैयारी में था बंदा, मतलब मेंटली भी और फिजिकली भी। तो ये जो मतलब हमारे सिलेक्टर हैं ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं आईपीएल के परफॉर्मेंस को देख करके, और बहुत भटक जाते हैं। इनकी हिम्मत नहीं होती ये 1 2 3 को हटा दे, वरना इनका बस चले ये इनको भी हटा दे, क्योंकि बड़े नाम है, उनको हटा नहीं सकते। नंबर 4 5 पे कोई अभी बड़ा प्लेयर है नहीं, तो वहां पे ये लोग खेलते रहते हैं, कभी इसको खिलाया कभी इसको खिलाया, इसलिए कोई सही से खेल नहीं पा रहा। मैं तो चाहता हूँ 2 प्लेयरों को पकड़ो, उनको बताओ कि आप बुरा करो या अच्छा करो, आप इतनी टाइम तक हमारी स्कीम में हो, आपको कोई बाहर नहीं करेगा, आपसे 10 बार 0 पे आउट हो जाओ, लेकिन इसके बाद हम आपको पूछेंगे भी नहीं। 2 प्लेयर को पकड़ो, किसी को पकड़ लो, प्लेयर अच्छे हैं इंडिया में सारे, चाहे आप केएल राहुल को पकड़ लो, ईशान किशन को तो मैं नहीं कहूंगा, खैर उसको 1 डाउन भेजो या ओपनिंग भेजो, उसकी जगह वही है, भले ही उसने 5th नंबर पे आके अच्छी बैटिंग कर दी, पर वो प्लेयर नहीं है वहाँ का, वो अलग बात है, इत्तेफाक से वो चल गया। तो ये चीज है। मेरा अपना मानना है, सौरभ गांगुली के जमाने में जो चीजें हुआ करती, सौरभ ने कई प्लेयर्स को मौके दिए, आपने देखा होगा। उनका ये होता था कि जी मैं आपको खिला रहा हूं, किसी की हिम्मत नहीं आपको बाहर करेगा, आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, आप ना नेचुरल गेम खेलो। शायद ये रोहित शर्मा और सेलेक्टर्स या फिर मैनेजमेंट के अंदर कमी है, मुझे लगता है कि वो 1 या 2 प्लेयर्स को इस नंबर पर खिलाते नहीं है। रामकृष्ण जी, आपकी प्रक्रिया, सॉरी प्रतिक्रिया, व्हाटएवर, टिप्पणी, कमेंट, देन आई विल कम टू अदर्स एज वेल। हेलो। रामकृष्ण जी, आई थिंक यू आर जी म्यूटेड। जी हाँ। तो दरअसल आप मेरी यदि राय जानना चाहते हैं 4 नंबर और 5 नंबर के बारे में, फिर मैं यही सवाल सबसे करने वाला था कि अभी जो खबरें चल रही हैं, क्लिपें चल रही हैं, मैं सारी क्लिप को देख रहा था, तो 4 पे बता रहे थे कि अब जगह श्रेयस अय्यर की खतरे में है, क्योंकि ईशान किशन 4 पे आएंगे और 5 पे केएल राहुल का भी खेलना लगभग तय माना जा रहा है, और शायद श्रेयस अय्यर की बलि चढ़ाई जाए। लेकिन मेरे जहन में जो बात है, पता नहीं क्यों मुझे अभी भी केएल राहुल पे वो ट्रस्ट नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि केएल राहुल को एज ए विकेट कीपर तो मेरा मन करेगा खिलाने का, मगर एज ए बैट्समैन यदि मैं उनको फिट करता हूँ तो मेरे हिसाब से तो वो फिट नहीं होते, और 4 पे हमें श्रेयस अय्यर को ही ट्राई करना चाहिए। 21 पारियों में लगभग 850 रन हैं उनके, और अच्छी परफॉर्मेंस है। यदि वो इंजर्ड नहीं हुए होते तो बराबर उन्हीं को 4 नंबर के मौके मिलते, ये लगभग कंफर्म था। लेकिन वो इंजरी आई और उसके बाद कुछ ये इश्यू आए, और अब ईशान किशन को आपने खिलाया, 5 पे ही खिलाया सही, लेकिन जब उन्होंने रन किए हैं, और वो भी ऐसे रन जब भंवर में फंसा हुआ था, आपकी नाव को भंवर से किनारे लाके रख दिया, और अब यदि इस मैच में केएल राहुल आ जाएं और तुरंत उनको आप खिला लें और तुरंत आप ईशान किशन को बाहर कर दें, मेरे हिसाब से एक नाइंसाफी होगी। मेरे हिसाब से फिलहाल हमें श्रेयस अय्यर 4 पे, और जो कुछ था वैसा टीम स्क्वाड 11 वही होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि अय्यर को 5 पे खिलाएं और किशन को 4 पे खिलाएं इस मैच में, क्योंकि किशन ज्यादा नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, जो मुझे प्रतीत हो रहा है, और इस वजह से। बाकी अभी मैं केएल राहुल की जगह फिलहाल नहीं देख रहा हूँ पूरे टूर्नामेंट पे। एशिया कप में ईशान किशन को मौका मिलना चाहिए, आगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, वहां पे आप बेशक केएल राहुल को ट्राई कर सकते हैं। जी समृद्ध जी, आपको नहीं लगा अप्रोच में भारतीय थिंक टैंक या मैनेजमेंट की समस्या है 4-5 नंबर को लेकर, क्योंकि उनकी सोच शायद क्लियर नहीं हो पा रही कि किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं। आईपीएल के परफॉर्मेंस को ज्यादा तरजीह देने लगे हैं हम, और मुझे लगता है आईपीएल आने के बाद से लोग कहेंगे भारतीय क्रिकेट में तमाम सुधार हुए हैं, बट ऐसा मुझे प्रतीत होता शायद लोगों में क्रिकेट की लोकप्रियता तो कम हुई, वो छोड़ दीजिए, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का भी प्रदर्शन
कहीं ना कहीं गिरा है, ऐसा मुझे लगता है। क्या पता मेरी सोच हो अलग, आप में से कई लोग इससे इत्तेफाक भी ना रखें। मुझे लगता है कि आईपीएल के परफॉर्मेंस को बहुत तरजीह देते हैं हम, डोमेस्टिक क्रिकेट को उतना तवज्जो देते नहीं है। तो शायद ये कहीं ना कहीं थिंक टैंक का कुछ मतलब जो व्यू पॉइंट है वो मेरी समझ से परे है। आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, देखिए 4-5 की जो समस्या है भारतीय टीम का, वो अपना सिलेक्शन जो है ना, कई बार मुझे लगता है भारतीय टीम का जो प्रदर्शन रहता है मैदानों में, उससे 4-5 से ज्यादा बुरा प्रदर्शन सिलेक्शन का रहता है। वेस्ट इंडीज में तिलक वर्मा गए, कितना नाम छाया, यशस्वी जायसवाल छाया। आयरलैंड गए, उन्होंने दोनों को नहीं चलने दिया। कई बार ऐसा होता है, बट लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि केएल राहुल, रामकिशन जी से मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि एशिया कप में अब आपको ट्राई करके रिस्क नहीं उठाना चाहिए। अब केएल राहुल की जगह वैसे भी इन्होंने तो कह भी दिया कि एज ए विकेट कीपर तो अच्छे लगते हैं, एज ए बैट्समैन नहीं अच्छे लगते। मुझे तो एज ए विकेट कीपर भी नहीं अच्छे लगते। कई बार जिस तरह से बाइक छोड़ते हैं, स्टंपिंग छोड़ते हैं, उस हिसाब से ईशान किशन खेलते खेलते काफी अभ्यस्त हो चुके हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा अभी कि हाँ नहीं, हमारा 3-4 जो है बिल्कुल मजबूत हो गया। 3 विराट हैं, और 4-5 पे, तो 4 पे अभी अय्यर को ही ट्राई किया जाना चाहिए। बट इतने संतुष्ट नहीं है कि नहीं 3-4 हमारा जो है वो मजबूत हो गया। इसलिए ट्राई भारतीय टीम को करते रहने चाहिए। और जैसा मुकेश जी ने कहा था कि वो मतलब एक लक कह सकते हैं कि उस दिन चल गए थे 4 हार्दिक और ईशान, ऐसा बार बार नहीं होगा। इसलिए आपको जो है ओपनर्स और 2-3 नंबर का जो आपका क्रम है उसको ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि कल भी ईशांत और हार्दिक आपको बचाएं जरूरी नहीं है। और उस दिन आउट होने में तो बारिश का भी रोल था, क्योंकि जब आप सेट हो रहे हो धीरे धीरे, फिर आपकी एकाग्रता टूट जा रही है, तब आप आउट हो जा रहे हो। संजय बनर्जी ने कहा था कि जब 51 पे 4 आउट हुए थे, पहले 15 पे दो निकल गए थे शायद, तो संजय बनर्जी ने कहा था कि केवल स्कोर बदला है और कुछ नहीं है, पहले 1-5 था 5-1 है, बस और कुछ नहीं है। तो जरूरत तो है ओपनिंग, और 3-4 अभी भी हमारा उतना अच्छा नहीं है। मैं जहाँ तक संतुष्ट नहीं हूँ जी। आगे ठीक कह रहे हैं। थिंक टैंक को लेकर मेरा सवाल था आपसे, भारतीय मैनेजमेंट के बारे में क्या सोचते हैं आप, जो आईपीएल के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर प्लेयर्स को सेलेक्ट कर लेते हैं? डू यू थिंक इज इट द राइट कॉल, और इसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं आप क्या, कि डोमेस्टिक क्रिकेट को भी तवज्जो देनी चाहिए? क्योंकि आप ईरानी ट्रॉफी कराते हैं, दिलीप ट्रॉफी कराते हैं, रणजी ट्रॉफी कराते हैं, मुश्ताक अली टूर्नामेंट है, सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट, T20 है, तमाम टूर्नामेंट कराते हैं। अल्टीमेटली करते क्या, उठाते आईपीएल से प्लेयर, तो फिर इन ट्रॉफीज का मतलब कुछ रह नहीं गया ना। नहीं, आपको हर क्रिकेट की वरीयता देनी चाहिए। आईपीएल से तो खिलाड़ी मिल सकते हैं, बट आईपीएल से आप उनका डायरेक्ट टीम में सिलेक्शन नहीं कर सकते। 20 ओवर के मैच में, 50 ओवर के मैच में, 90 ओवर के मैच में बहुत अंतर है। तो जहाँ तक आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जो कि आप आईपीएल से सिलेक्शन करते हैं। अगर ये सारे टूर्नामेंट हो रहे हैं तो इन सबका अर्थ मतलब भी होना चाहिए, वहां से आपको। सिद्धार्थ, आपकी नजर में 4-5 नंबर पर भारत के लिए कौन ठीक, और क्या भारत का थिंक टैंक अभी इन चीजों को लेकर कंप्लीटली क्लियर नहीं है? कई सारे संशय भारतीय थिंक टैंक के मन में चल रहे हैं। डू यू थिंक, क्या सोचते हैं आप? जी बिल्कुल। हमारे हिसाब से जो नंबर 4-5 के जो बैट्समैन है फिलहाल एशिया कप की अगर हम बात करें तो नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर और नंबर 5 पे फिलहाल ईशान किशन को मौका दिया जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड का एक बैट्समैन ही मिल जाएगा, तो उनके पास जो एक लेफ्ट हैंड की जो कला है वो उन्हें और इस टीम में मेरे हिसाब से मौका अच्छे से दिला रही है, क्योंकि राहुल एक राइट हैंड है और राइट हैंड के लगभग ओपनिंग से लेके नंबर 6 तक तो राइट ही है। तो इसमें थोड़ा एक लेफ्ट हैंड के जब आ जाएंगे तो एक बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर हम थिंक टैंक की अगर बात करें तो उस तरीके से संख्या तो है, खैर ज्यादा नहीं लेकिन है, क्योंकि कभी किसी को मौका दे देते हैं, कभी कुछ है। पहले लोग कहते थे कि नंबर 5 पे ऋषभ पंत खेलेंगे, लेकिन ऋषभ पंत जब से
गए हैं इंडियन टीम से एक्सीडेंट होने के बाद, तब से उनकी कमी बहुत खली है। ये आप सभी को, हम सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी देखते थे कि नंबर 4-5 जो आते थे, जिस प्रकार से खेलते थे वनडे और टेस्ट में, तो बहुत अच्छे से खेलते थे। जिस प्रकार से उन्होंने, मुझे याद आता है कि पिछले साल इंग्लैंड में उन्होंने एक हारा हुआ वनडे मैच उन्होंने शतक लगा के जिताया था। वो कौन भूल सकता है, जब इंडिया को 259 का टारगेट मिला था, लेकिन हो गया था लगभग 17 पे 100 या 3 विकेट हो गए थे। तो तरीकन से 4 निकल गए। हाँ, 4 पे वो आए थे। उसके बाद उन्होंने हार्दिक के साथ मिलकर काफी अच्छे से बल्लेबाजी उन्होंने संभाली और इंडिया को 125 रन बना के मैच उन्होंने जिता दिया था। तो ऋषभ पंत जब फिट होंगे तो उन्हें फिर टीम इंडिया में वो आएंगे, तो वो भी थिंक टैंक में रहेंगे। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो राहुल और ईशान किशन को भी क्लास ट्राई किया जाए। जब अभी ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा तो उसमें राहुल को ट्राई कर लिया जाए, लेकिन फिलहाल एशिया कप जैसे बड़े मुकाबले में उन्हें ऐसे चोट से वापसी कर रहे हैं, तो तुरंत राहुल को खिलाना ठीक नहीं है। तो उन्हें प्रैक्टिस की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा है। और जो है, अगर हम बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल के हिसाब से ही बीसीसीआई जो हमें टीम चुन लेती है, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, सरफराज खान की अगर हम बात करें तो वो आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक लेवल है उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अगर आप आईपीएल और हर घरेलू चीज़ों को अगर बीसीसीआई अगर देखती होती तो सरफराज खान को ले लेती, लेकिन आईपीएल को उन्होंने देखा है। उन्होंने आईपीएल में सरफराज खान का प्रदर्शन देखा, इसीलिए उन्होंने मौका नहीं दिया। और डोमेस्टिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, टेस्ट हो गया, न जाने कितने उन्होंने शतक लगा डाले, लगभग 80 का औसत है, लेकिन फिर भी उन्हें मौके नहीं दिए जा रहे। इसका मतलब है कि जो है उन्हें कि डोमेस्टिक लेवल के जो खिलाड़ी हैं उन पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। तो इसे जो है महत्व देना चाहिए। हाँ, आईपीएल है जरूरी, लेकिन उतना नहीं। लेकिन आप घरेलू के टूर्नामेंट है, यहाँ से भी खिलाड़ियों को उठाना चाहिए, जो टेस्ट टीम को भी भारतीय उसको मजबूत बनाया जाए। अच्छा मुकेश, ऐसा नहीं लगता कि वो समय आ गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम, क्योंकि 3 फॉर्मेट्स खेलती हैं और ज्यादातर देश इस तरफ बढ़ रहे हैं कि उनकी T20 की टीम का कप्तान अलग और प्लेयर्स भी अलग डिसाइडेड, टेस्ट मैच का कप्तान प्लेयर्स अलग डिसाइडेड, वनडे मैचेस के प्लेयर और कप्तान अलग डिसाइडेड। ऐसा लगता नहीं कि भारत में भी वो समय बहुत नजदीक आ गया है कि हम हर फॉर्मेट के अलग टीम और अलग कप्तान के साथ जाएं? डोंट यू थिंक इट विल बी अ राइट मूव? हम पाकिस्तान के मैच पर हैं वो ठीक है, बट ये आगे की भी बड़ी जरूरी बात है, क्योंकि रही बात पाकिस्तान और भारत के मैच की, तो मुझे लगता है कोई खास चेंजेस होंगे नहीं दोनों टीम में। जैसा अभी रामकृष्ण ने क्लैरिफाई किया, नवाज कल के मैच में खेलेंगे नहीं। भारतीय टीम में शायद केएल राहुल को कल जगह मिल जाए, ऐसा जैसा रामकृष्ण जी बता रहे, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरी भी अपनी राय है। होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर ईशान किशन ने आपको कई बार बचाया है, उभारा है, नाव आपकी डूब रही थी, उनको उसने बेचारे ने पार लगाया, तो मुझे लगता नहीं कि किसी और को मौका मिलना चाहिए। और फिर केएल राहुल को क्यों? क्योंकि आप 20 टूर्नामेंट में आप जो है आ रहे हैं, टीम के साथ जुड़ रहे हैं। आप जब फिट नहीं थे 1-2 मैचेस के लिए, तो आपको फिर टीम में सिलेक्शन केएल राहुल का करना नहीं चाहिए था। या तो संजू सैमसन का आप नाम पहले रखते, केएल राहुल का बाद में रखते, रिजर्व में रख लेते, लेकिन हुआ नहीं। राहुल का नाम संभावित में रखा गया और बाकी सैमसन वगैरह को रिजर्व कर दिया गया। तो ये सब चीजें। हाँ मुकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, ऐसा लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। खैर, हम 3 ही लोग हैं अभी, उनसे संपर्क टूट गया है, कुछ व्यस्तता है। खैर, चलिए रामकृष्ण जी, आप ही बता दीजिए मेरे सवाल का जवाब जो मैंने पूछा मुकेश जी से, वो अभी अवेलेबल नहीं है, कुछ तकनीकी कारणों से उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा हम कोशिश करेंगे अगर उनसे बात होती है तो। आप बता दें हमारे सवाल का जवाब जो मैंने आपसे पूछा। जी, तो मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, आपने पूछा है उनसे, जरा एक बार रिपीट करें सवाल। मेरा सवाल ये था, क्या अब वो समय नजदीक नहीं कि भारत को हर फॉर्मेट के लिए अलग टीम और अलग कप्तान बना लेना चाहिए?
जी निश्चित तौर से मेरा भी यही विचार है कि भारत को और देशों की तरह आगे आना चाहिए, और भारत कुछ चीजों में बड़ा फिसड्डे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे। जब हर देश ने अपनी तीनों टीमें अलग अलग लगभग कर दी हैं, तो भारत नमालूम क्यों सकुचा रहा है, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा ही जब डीआरएस आया था तो भारत ने डीआरएस का खूब विरोध किया, और आखिरकार डीआरएस लागू हुआ और भारत को भी अपनी सहमति देनी पड़ी। तो भारत कुछ मामलों में वाकई बड़ा पिछड़ सा जाता है, और इसका खामियाजा फिर भारत को भुगतना पड़ता है। तो अच्छा, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, वो जो पिछली बात थी मैनेजमेंट की, या आपने कहा था आईपीएल के आधार पे सिलेक्शन होते हैं, या और लोगों ने आपके सुर में सुर मिलाए, लेकिन मेरी राय इससे उलट है। तरजीह केवल आईपीएल को नहीं दी जाती है, तरजीह सभी टूर्नामेंट प्लस आईपीएल, यानी एक तरफ सभी टूर्नामेंट और एक तरफ अकेला आईपीएल, इन सबको मिला के तरजीह दी जाती है। इसके मेरे पास कुछ साक्ष्य हैं। वो ये, आपने जायसवाल को ट्राई किया, जायसवाल का डोमेस्टिक सीजन बहुत बढ़िया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने तिलक को ट्राई किया, तिलक का डोमेस्टिक सीजन बहुत बढ़िया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ नाम ऐसे चौंकाने वाले हो सकते हैं जो वास्तव में एक्स फैक्टर थे, जिसमें नाम शिवम दुबे का आता है। देखिए, कुछ एक्स फैक्टर प्लेयर होते हैं, हम इससे नकार नहीं सकते, लेकिन अच्छा एक बात और आई थी सरफराज खान की, सरफराज खान का सिलेक्शन नहीं हुआ था, इतना बेहतरीन खेलने के बाद भी। उसके बारे में काफी विस्तार से बीसीसीआई ने बताया था कि वो कहीं ना कहीं अभी उनमें कुछ दिक्कतें हैं, जो कि बाहर जाके खेलने में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, और उसके बाद उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं, पूरी तरह से बंद नहीं है। अतः मैं जिन जिन लोगों को देखूं, देवदत्त पडिक्कल या काफी बड़े नाम है जो आईपीएल में भी आते हैं, वो कैसे स्टार आईपीएल में आते हैं, वो भी तो डोमेस्टिक के बेस पे आते हैं ना, उनको भी तो डोमेस्टिक। रिंकू सिंह चलिए आप कहेंगे आईपीएल के तर्ज पे उनको आयरलैंड ले लिया गया, लेकिन अभी वो यूपी प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, है ना। या उनका डोमेस्टिक सीजन भी आप उठा के देखो, तो डोमेस्टिक सीजन इतना खराब नहीं है कि आप ये कह सके कि केवल आईपीएल के बलबूते पे ही ले लिया गया, ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक तरफ डोमेस्टिक सीजन और एक तरफ आईपीएल, उन दोनों को मर्ज किया जाता है, उसके बाद से जो हिसाब किताब निकल के आता है वही इनका सही निष्कर्ष है। जी राय जुदा हो सकती है सबकी, तो इसलिए शो करने में मजा आता है। जब सब एक राय अगर हो जाए मजा नहीं आएगा ना फिर तो शो में, फिर तो कोई फायदा नहीं शो करने का। तो ये बड़ा अच्छा लगता है सबकी अलग अलग राय। सरफराज के बारे में बीसीसीआई ने बड़ा लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज जारी किया था, उनके वेट को लेकर कुछ मिसकंडक्ट है उनके अगेंस्ट, उसको लेकर बहुत सारी चीजें थी। सिद्धार्थ, मैं क्लैरिफाई करता चलूं, इसलिए सरफराज खान को मौके मिले नहीं। हालांकि कई बड़े बड़े दिग्गज एक्सपर्ट्स, आकाश चोपड़ा जैसे लोगों ने भी पुरजोर वकालत की है कि सरफराज खान को मौका मिलना चाहिए, और आई एम श्योर ही इज अ गुड प्लेयर, कैन बी अ वेरी गुड हैंडी प्लेयर फॉर इंडिया, तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए, जरूरी है। लेकिन अगर कुछ मिसकंडक्ट है या फिर कुछ ऐसी वैसी चीजें, उसको सुधार भी करना चाहिए, कि अल्टीमेटली बदनामी भारत की ही होगी वैश्विक स्तर पर, वो होनी नहीं चाहिए। बीइंग एन इंडियन, वी नेवर वांट इंडिया टू बी इंसर्टेड एट एनी स्टेज। अभी G20 चल रहा है भारत में, आप सबों को पता होगा, बहुत बड़े बड़े देशों के, पावरफुल देशों के डेलीगेट्स आए हुए हैं भारत में, दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस पर कभी और बात करेंगे, क्रिकेट का शो है, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। 2 दिन लगातार ये चलना है, 8, 9 और 10, उसका एक दिन समाप्त हो गया, कल एक और दिन है। कल निगाहें G20 पर भी होंगी और भारत पाकिस्तान के मैच पर भी होंगी। टीम में कोई बदलाव नजर आता नहीं है, जैसा आप लोगों ने सबने कहा, तो मुझे लगता है हमारे पास अब और ज्यादा चीजें हैं नहीं जो हम डिस्कस करें, क्योंकि सब कुछ हमने बात कर ली। अगर आप लोगों को कुछ अंत में सबकी राय एक बार जाननी जरूरी है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है या किसको क्या लगता है। चलो भाई सिद्धार्थ बताओ, कौन सी टीम के साथ जाना चाहते हो? हु डू यू वांट टू गो विद?
ईमानदारी से, भाव को अलग रखते हुए और वास्तविक क्रिकेट को अलग रखते हुए। जी हम जाना चाहेंगे भारत के साथ। सम्राट जी आप। देखो ऐसा है यार, देशभक्ति में तो कभी मैं कुछ बोलता भी नहीं हूँ, वैसे भी भावनाओं में डूब के मैं जवाब देता भी नहीं हूँ, देना भी नहीं चाहता। बट जिस हिसाब से बॉलिंग भारतीय टीम की और हमारी, मतलब अंतर बहुत ज्यादा है। एज ए हिंदुस्तानी तो हम हिंदुस्तानी चाहेंगे, हिंदुस्तान जीतनी चाहिए। बट ये कह सकते हैं कि यार चाहते तो हिंदुस्तान है, बट कमजोर नहीं कह सकते पाकिस्तान को, क्योंकि वो हमसे बेटर तो हैं। ये बात मैं पिछली बार भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ। बॉलिंग उनकी जितनी अच्छी है उतनी हमारी थोड़ी सी मतलब कमजोरी है बॉलिंग में। बट रामकिशन जी ने पूछा कि सवाल ये है कि कौन किसको चाहता, तो यार इंडिया है, इंडियन है तो इंडिया को ही चाहेंगे। नहीं, इंडियन मतलब ये नहीं, ये तो भावात्मक जुड़ाव है। लेकिन सही मायने में फिर भी अगर सही मायने में फेवरेट की आप बात करो तो पाकिस्तान। जी बिल्कुल। उधर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच पाकिस्तान उधर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच एक मैच जारी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 392 रन बनाए हैं। अफ्रीका को जीतने के लिए 393 रन चाहिए, लेकिन अभी की जो स्थिति है 83 बॉलों पर 152 रन चाहिए, उसके 6 विकेट गिर गए हैं। तो ये कुछ स्थिति ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के। जी तो मैं अपनी राय भी रखना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो इंडिया पाकिस्तान का जो कल मैच है उसके बारे में मेरी अंतिम राय होगी वो ये होगी कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में देखिए बॉलिंग बिल्कुल सम्राट जी से मैं सहमत हूँ। बॉलिंग पाकिस्तान की हमसे बेहतर है, हम 19 हैं वो 20 हैं निश्चित तौर से, और बैटिंग हमारी बेहतर है, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं। बैटिंग में वो 20 हैं हम। और लेकिन एक चीज है, देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग सबके खिलाफ बहुत अच्छी चलती है, लेकिन मुझे लगता है दबाव में 2 चीजें होती हैं, निखरना और बिखरना। मुझे लगता है उनकी गेंदबाजी दबाव में बिखर जाती है, जैसा कि पिछले मैच में भी हुआ। 66 पे 4 होने के बाद पुरानी हो गई वो बात, और मैं फिर कह रहा हूँ वो रॉफ का खौफ जो पिछले मैचों में भी आया था, जब कोहली ने 2 छक्के लगाए थे तो वो सारा प्रेशर हट गया था। तो फिर वही होने वाला है, अंत में मैच 60-40 होगा, 60 इंडिया होगा, 40 पाकिस्तान होगा। लेकिन यही होगा यदि पाकिस्तान हर बार की तरह दबाव में बिखरती है तो निश्चित तौर से भारत को फायदा होगा, और यदि निखरती है तो जो है भारत को नुकसान होगा। लेकिन अल्टीमेटली मेरा मतलब मानना यही है कि ज्यादातर समय जो मैंने महसूस किया है वो भारत पाकिस्तान के इस हाई वोल्टेज मुकाबले के दबाव को वो नहीं सोख पाते, अतः वहीं पे वो बिखर जाते हैं। तो फिर अंत में बिल्कुल इंडिया के साथ जाऊंगा। I am also going with India 60-40 as I earlier said in the last match show. So I just believe India is going to take upper hand in the game. They will be on driving seat at any level, at any cost. But again, it will be complete dependency on the openers, how they are going to play, negotiate. Rauf, Naseem as well as Shahin Afridi. These are 3 threats for India up front. So India need to be very careful. And if I talk about the Bangladesh versus Sri Lanka game, it has been concluded and Sri Lanka won the match by 21 runs. So a step ahead for Sri Lanka in the Asia Cup. One more match to go for Bangladesh. They will be playing against India. 3 matches will be played in this group. Tournament se out se? Absolutely no chance. Yes, they are going to play one more match against India, but I don't think that will be anyhow beneficial for Bangladesh, because India still needs to play 3 games, one against Pakistan, one against Sri Lanka, one against Bangladesh. So 2 matches if India can win, they will be through to the finals against Pakistan. So we can see 3rd match in a tournament between India and Pakistan. That is what we all have to discuss in today's show. Once again, I would like to thank you all from the bottom of my heart to come here over phone calls and discuss all those important
points of India versus Pakistan. Let's hope for the best match. Yes, rain is expected. 50-50 chance of rain. It was expected today as well, but there was no rain, fortunately. So match was played beautifully in R. Premdasa Stadium, Colombo, Sri Lanka. ज्यादा है कोलंबो में अगर Ye- होगी Yes, the ground is dried up completely. The groundsmen are working very hard, so they have maintained the dryness on the ground. Yes, दूसरी पिच जो है that is completely wet. अगर आप उस पे हाथ रखते हैं तो गीली है, हाथ में आपके पानी आ जाता है. यहाँ जिस पर मैच होना है भारत पाकिस्तान का, वो पिच पूरी तरह से सूखी है. वहां पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है. लेकिन हाँ, अगर बरसात होती है तो मैं समझता हूँ टॉस जीतकर भारत को उस दिन की तरह बेवकूफी नहीं करनी चाहिए. पहले फील्डिंग करके पाकिस्तान को कम से कम रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉलर्स के पास हमेशा एज रहता है बरसात इफेक्टेड मैच में, क्योंकि आप चाहे जब भी आओ आप गति आप मेंटेन कर सकते हो. बैट्समैन को बड़ी दिक्कत होती है कॉन्फिडेंस प्राप्त करने में. रामकृष्ण जी, डू यू थिंक भारत को टॉस जीत के पहले फील्डिंग करनी चाहिए? ये मेरा अपना सोचना है, आप लोग भी अपनी राय दें, फटाफट खत्म करते हैं. देखिए, मेरा मानना है कि यदि मैच होता है और यदि बारिश शुरू में नहीं आती है और यदि मौसम खिला रहता है तो बैटिंग करनी चाहिए. यदि बारिश आती है या बारिश के आसार होते हैं तो मेरे हिसाब से गेंदबाजी करनी चाहिए. मुझे लगता है यहाँ सबकी राय एक ही होगी, तो मैं सबसे ना पूछ के, अगर आप लोग की कोई अलग राय हो तो अलग बात है. मुझे लगता है इसमें सबकी राय यही होगी. यही होगी. नहीं मेरा मानना ये है जैसा ये है ना, रामकिशन जी ने कहा कि मौसम के हिसाब से अगर हाँ बिल्कुल तो बैटिंग करनी चाहिए, बारिश है तो फील्डिंग करनी चाहिए. हम भी सबकी राय यही है, बट फिर वही बात है कि 4-5 बार नहीं चलेगा. ओपनर तो कल ज्यादा थे. ओके, थैंक यू वेरी मच. देखिए, ये जो रोहित और शाहीन का ख्वाब कुंती और धृतराष्ट्र की तरह चलता है ना, ये नहीं चलता. अगर यही चलता रहा तो बहुत मुश्किल है. तो इसीलिए कल रोहित और शाहीन का ख्वाब जो है वो अलग होना चाहिए. अच्छा, एक मुद्दे पे मैं कुछ सेकंड की राय सबसे जानना चाहूंगा. बोले ग्रैंड शो है, कोई नहीं. एशिया ये जो का चल रहा है, यहाँ लगभग सारे मैच खेले जा रहे हैं, सबको फॉलो किया जा रहा है. एक फाइनल मैच और एक भारत पाकिस्तान मैच रिजर्व डे रखा गया. तो फिर रिजर्व डे क्यों रखा गया? मैं ये सवाल पूछने वाला था, मैं भूल गया था. क्या इससे सवाल नहीं उठने चाहिए? और ये तरीका है, मैंने जैसे आपको पहले बताया, मुकेश इसी बात पर डिस्कस कर रहे थे हमारे साथ कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए, क्योंकि अन्य मैचों में आपने रिजर्व डे नहीं रखा है. भारत पाकिस्तान के बड़े मैच के आपने रिजर्व डे रख दिया, तो ये कहीं ना कहीं एसीसी पर सवालिया निशान है. एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है, जिसके चेयरमैन कोई और नहीं जय शाह हैं, बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं, सिटिंग सेक्रेटरी. तो ये बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट है. अगर आपको भारत पाकिस्तान में रिजर्व डे कहाँ है? रिजर्व डे है. रिजर्व डे है, जो नहीं हुआ था वो तो नहीं उसके नहीं, कल के मैच की बात कर रहे हैं. कल रिजर्व डे है. कल अगर मैच नहीं होता है तो परसों खेला जाएगा वो मैच. नहीं, अगर देखिए, अगर सुपर 4 की दृष्टि से देखें तो फिर सुपर 4 में तो पूरे 6 मुकाबले. हाँ, सबके मैच बराबर हैं. चलिए 6 में से छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में जो मैच हो छोड़ दीजिए. यदि जो लंका में मैच है तो सारे बरसात इफेक्टेड होने चाहिए. हाँ, सब में रिजर्व डे की व्यवस्था होनी चाहिए. बिल्कुल. लेकिन अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं ये कटघरे में खड़ा करने वाला विषय है. और एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये सोचना होगा कि दोहरा रवैया ये ठीक नहीं है. मैं समझता हूँ न्याय अन्याय वाली बात है. अगर होना चाहिए तो सब में होना चाहिए, क्योंकि देखो आपका अगर बारिश में मैच धुल जाता है तो फिर आपके सेमीफाइनल में फाइनल में होने ना होने का प्रश्न उठ जाता है. तो इसलिए अगर आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हो तो फिर सबके टाइम यार सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, सब में रिजर्व डे होना चाहिए. अब बाइंड अप करते हैं. ठीक कह रहे हैं. मुकेश जी का कॉल कट गया था, अभी वो हमारे साथ कॉल पर आना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमें. अब बाइंड अप करने का समय है, तो मुझे लगता है खास अगर 5 मिनट के लिए ले लो तो ले लो, है ना. फिर वो आपको उनका भी मन तो थोड़ी सी जाएगा. नहीं, कुछ तकनीकी भी दिक्कतें हो जाती हैं उसके. मैं उनसे अलग से एक कॉल करके बात कर लूंगा, वो जोड़ लूंगा मैं उनको, 2 मिनट उनकी राय ले लूंगा मैं. ठीक है, मुझे मर्ज करने में आसानी होगी. चलिए, ये तो टेक्निकल बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ी समस्याएं हो जाती हैं, बीइंग विजुअली चैलेंज्ड.
खैर, आप सबने अपना अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया इस ग्रैंड शो के लिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल मैच लेकिन की। सुनो, हाँ अगर हाँ, मैच कल खत्म हो जाए तो मैच के बाद का रिव्यू जरूर करना, जरूर शुरू का जरूर। शो कर रहे हो हाँ जरूर तो जरूर, बिल्कुल परसों बिल्कुल, कर, हम भी मैं यही ये चाहते नहीं हैं। कह रहा हूँ कि तुम कल ही करना, नहीं नहीं, कल ही परसों करेंगे, करना, कल ही करेंगे, आप बट लोग करना तैयार जरूर। रहिएगा। जी ठीक, थैंक बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया। और इस कार्यक्रम को यही वाइंड अप करते हैं। तो अब इस अंक में बस इतना ही। सभी को इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।